पंकज मुरार का इस बीच आज के खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाजार की इसी स्पीड और इसी शानदार मूवमेंट से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें तो सुधरी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो भी पूरी तरह से बदली नहीं है। जैसे वॉर अभी भी चल रहा है ना, तो इसको लेकर इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न अभी भी है। यूएस में जो फेड है उसका रुख अभी भी पूरी तरह से नरम नहीं हुआ। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें नहीं बदली। जो बदली वो एफआईज का रुख, वो बदला कि मार्केट ने अच्छा रिबाउंड किया और ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले बदला ये कि रुपया काफ़ी स्ट्रांग हो गया, अच्छे से आया, और इस बार की अर्निंग्स भी काबिल तारीफ़ थी। तो मैं सारा ये चर्निंग आपके सामने इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप मेरे को ज़रा ये बता पाएँ कि मार्केट का रुख अभी भी काफ़ी पॉजिटिव ही है, और जिन्हों के पास पोजीशंस हैं, अच्छे गेन्स हैं, वो स्टिल थोड़ा अभी मेंटेन करें ना, अभी तो व्यू पॉइंट पॉजिटिव ही रखें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये वॉर का सवाल है, ये ऑब्वियसली मतलब किसी को नहीं अच्छा लगता है कि वॉर इस तरह से चल रहा है, बट ये एटलीस्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन इवेंट हो गया है, बिकॉज इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे। और हमने देखा कि जैसे इमीडिएट वॉर के बाद सारी कमोडिटी प्राइसेस जो काफी तेज गति से बढ़ी थी, अब धीरे धीरे वो सब वापस करेक्ट होके वहीं वॉर, जब वॉर शुरू हुआ तो उस लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे आ चुकी हैं। तो उसके चलते ये जो इन्फ्लेशन भी एक्सेलरेट हुआ था, ये जो बढ़ा था, मार्केट जो इस चीज से कंफर्ट ले रहे हैं कि वी आर एट पीक इन्फ्लेशन। अब यहाँ से आगे जाके, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस पिछले 3 महीने में काफी गिरे हैं, इंक्लूडिंग ऑयल प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन यहाँ से आगे जाके घटेगा, और उसकी वजह से यूएस फेड जो है, वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जाके टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, ये साल के एंड तक एक पॉज लेगा, क्योंकि उनकी रेट हाइक तब तक हो चुकी होगी और इन्फ्लेशन काफी हद तक काबू में आ चुका होगा। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक हमारे इंडिया का सवाल है, हमारी इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। वर्ल्ड में सब इकोनॉमी में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है, खासकर चाइना में एक शार्प स्लो डाउन की काफी सारी साइंस दिख रहे हैं इकोनॉमी में। और ऐसे माहौल में एक इंडिया एक स्टैंड आउट इकोनॉमी होती है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी है या स्ट्रांग है, और ये आने वाले समय में स्ट्रांग रहेगी। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा सब इन्वेस्टर्स को कि आप मार्केट्स में थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें, 1 साल का, 2-3 साल का व्यू लें, और उस एंगल से आप मार्केट में हमें इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है, पर उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है। और क्या कहते हैं, और कहीं अगर मार्केट में करेक्शन आए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस समय इन्वेस्ट करना है। राइट, एब्सोल्युटली, गुड मॉर्निंग पंकज। एब्सोल्युटली, तो यहाँ इन्वेस्टेड तो रहना ही, वो तो सबसे बड़ा मंत्रा भी है पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन इस वक्त आप बड़ी थीम्स क्या स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि अब जाहिर तौर पर यहाँ से कौन सी मार्केट में हम कई सारे स्पेसेस पे बात कर रहे हैं, ऑटो पे, कैपेक्स थीम पे, ये तो बड़ी थीम्स हैं ही जो विच आर हियर टू स्टे। बट और उसके अलावा दूसरी स्पेशलाइज थीम, जैसे क्या आप ड्रोन टेक या फिर ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम, ऐसी कोई और स्पेशलाइज थीम जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आपकी रिसर्च पे आती हूँ? एक हम इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी पे काफी बुलिश हैं, क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल तो जो इंटरनेट इकोनॉमी है, वर्ल्ड जो है पूरा ये डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। हम एज ए कंज्यूमर जो हमारे डेली लाइफ में इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो जोमेटो या स्विगी के थ्रू हम फूड ऑर्डर करते हैं, या न्यूज़पेपर रीड करना है तो आजकल वो भी हम मोबाइल ऐप पे ही करते हैं, और या हम कोई शॉपिंग भी करना है। तो इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी लो है। इंटरनेट और ये आगे जाके धीरे धीरे काफी तेज गति से बढ़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि ओवरऑल जो इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी है, अगर आप उसकी पूरी साइज देखें आज, तो वो लगभग अबाउट $100 बिलियन है, या हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका 3% है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में ये जो इंटरनेट इकोनॉमी जो इंडिया की अबाउट $100 बिलियन है, ये इंटरनेट इकोनॉमी इटसेल्फ एक मतलब $1 ट्रिलियन की साइज हो सकती है। मीनिंग, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 10 गुना ग्रोथ हो सकती है। और जब ऐसे ग्रोथ फेज से इंडिया गुजरेगा इंटरनेट वर्ल्ड में या इंटरनेट बिजनेसेस में, तो कुछ एक ऐसे बिजनेसेस निकलेंगे जो आगे जाके इंडिया की लीडिंग कंपनीज बन जाएंगी। तो हमें इंटरनेट इकोनॉमी पे हमारी एक काफी पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
बिल्कुल पंकज, गुड मॉर्निंग। स्मॉल कैप मिड कैप्स पर आपका नजरिया क्या है? शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? क्या आपको लगता है स्मॉल कैप मिड कैप में सारी क्वालिटीज हैं फ्यूचर लार्ज कैप्स बनने की? देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में अक्सर ये होता है कि कुछ एक कंपनी जो अच्छी कंपनी होती हैं वो आगे जाके, जैसे आपने कहा, वो अवश्य लार्ज कैप बनती हैं। बिकॉज आप अगर आज की लार्ज कैप कंपनीज देखें, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, तो आज से 20 साल पहले ये कंपनी भी स्मॉल कैप या मिड कैप ही थी। पर एट द सेम टाइम स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत सारी कंपनीज फेल भी हो जाती हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा इन्वेस्टर्स को कि जब भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, जिनके बिजनेस अच्छे हैं, जिनके प्रमोटर्स हाई क्वालिटी प्रमोटर्स हैं, और जिनका अंडरलाइन बिजनेस काफी स्ट्रांग है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी स्ट्रांग है। एंड निश्चित तौर पे जो अच्छी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं वो वही फ्यूचर के पोटेंशियल लार्ज कैप्स हैं। तो इन्वेस्टर को स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि गुड क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, पुअर क्वालिटी बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे काफी सारी कंपनियां फेल भी हो जाती हैं। पंकज, मैं जब आपके शेयर्स की कुछ सूची देख रहा था उसमें मेरे को ना एक शेयर आपका BEL दिखा, भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिमिटेड। तो मैं आपसे थोड़ा ना एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बारे में पता करना चाहता हूँ। असल में गवर्नमेंट ने ना बहुत अच्छे से क्लियर किया कि वी आर नॉट इन द बिजनेस टू रन दिस कंपनी। वो तो चाहते हैं कि धीरे धीरे इसको मोनेटाइज करके आप मेजोरिटी स्टेक भी देते हैं, है ना। तो ये काफ़ी हद तक सरकार की योजना है और सरकार करना भी चाहती है। आपको सरकारी कंपनीज में वैल्यू दिखती है क्या? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये पहले चलते थे तो एक फिर से टूट जाते थे। अब काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनकी तस्वीर ही बदल गई। पहले डिफेंस के हम नेट इंपोर्टर हुआ करते हैं, अब एक्सपोर्ट करने लग गए। रेलवेज़ की कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास ऑर्डर फ्लो इतना ज़्यादा है कि उनको 5 साल में इतने ऑर्डर्स नहीं मिले थे जितने उनको एक डेढ़ साल में ऑर्डर्स मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल में सरकारी कंपनीज का पूरी तस्वीर बदली है। तो मैं इसलिए आपसे पता करना चाहता हूँ, कहीं आपको वैल्यू दिखती है? अगर वैल्यू दिखती है तो हम भी आएंगे। निश्चित तौर पे डिफेंस जो है इंडिया का एक काफी स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। गवर्नमेंट की जो अप्रोच है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके, ये पिछले 4 साल में गवर्नमेंट की नीतियों के तहत काफी बदल चुकी है। जैसे आपने बताया, इंडिया एक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर रहा है पिछले 20 सालों में। पर अब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि हम इतनी ज्यादा डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज पे नहीं रख सकते, और इंडिया में हमारे पास इन हाउस कैपेबिलिटीज हैं। तो हमें जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उसको इंडिजनाइज करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड कम हो जाए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की, जिसको हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें उसका भी फायदा उठाना चाहिए। तो ये पिछले 3 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं, और उसके चलते डिफेंस एक सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ आई है, और मोर इम्पोर्टेंटली आने वाले समय में आएगी। जहां तक BEL का सवाल है, ये इंडिया की एक लीडिंग डिफेंस कंपनी है, जिनके पास काफी सारी जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी कोर टेक्नोलॉजी इनके पास है, और काफी डीप रिसर्च है ओवर लास्ट सो मेनी इयर्स। सो उसके चलते हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिजनाइज होगा और इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, BEL विल वो ऑलरेडी है और विल इमर्ज एज अ लीडिंग डिफेंस कंपनी इन इंडिया। गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट की बात जरूर कही है, पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि कुछ एक सेक्टर स्ट्रेटेजिक है जहां पे वो कुछ कंपनियां उसको डाइवेस्ट अभी फिलहाल नहीं करना चाहती हैं। तो BEL अभी तक डाइवेस्टमेंट एजेंडा पे नहीं है गवर्नमेंट के, बट उनके कोर बिजनेस जो है उसमें हमें लगता है आने वाले 3 से 5 साल में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी, बिकॉज उनको ये डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का काफी फायदा मिलने वाला है। राइट, एब्सोल्युटली। पंकज, अभी थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे तो आप ये जो इंटरनेट कैपेसिटी की बात कर रहे थे, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स आपको क्या पसंद आते हैं? जोमेटो हो, इस पर तो कई सारी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की व्यू भी है, 100 तक के टारगेट है। पेटीएम में हम देख रहे हैं कि पीछे के कितने दिनों आप उसमें अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहे हैं, वहां पर भी फंड एक्शन दिख रहा है। क्या आपको अब यहाँ वैल्यू दिखती है इन स्टॉक्स में? देखिए, ये सब ग्रोथ स्टॉक्स हैं, तो ये वैल्यू के नजरिए से नहीं देखे जा सकते हैं, और क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, आप इंडिया में भी देखेंगे और ग्लोबली भी देखेंगे, ग्रोथ स्टॉक्स में वैल्यूएशन इनके हमेशा ही एक्सपेंसिव रहते हैं। पर उसका एक लॉजिकल कारण ये भी है कि इन स्टॉक्स में या इन बिजनेसेस में जो ग्रोथ है आने वाले समय में वो काफी स्ट्रांग रहेंगी। जैसे पेटीएम, जोमेटो, इस तरह की कंपनियां ये
25-30% से आने वाले 10 साल तक कंटिन्यूस ग्रो हो सकती हैं। तो मार्केट जब इनको प्राइस करता है तो काफी हद तक वो फ्यूचर की ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है आज के समय में। तो ये सब कंपनियों पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। एक आईपीओ के समय इनकी थोड़ा आईपीओ मिस प्राइस से उस वजह से इन स्टॉक्स में पीछे में शार्प करेक्शन आया था, पर हमें लगता है अब वैल्यूएशंस फार मोर रीजनेबल हैं और उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है। सो इंटरनेट और प्लेटफॉर्म कंपनियों से हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है कि इनमें से कुछ एक कंपनियां आगे जाके हमारे निफ्टी इंडेक्स की कंपनीज बनेगी और ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आएगी। बिल्कुल। पंकज, वन लास्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि स्टॉक्स लाइक आईटीसी हमने देखा अच्छे अप मूव्स दिखा रहे हैं पिछले 6 महीने में। इन स्टॉक्स को अगर देखें, आईटीसी पर्टिकुलरली अगर देखें 40% की तेजी भी दिखा चुका है। यहाँ पर क्या आपको लगता है ये स्टॉक का या डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस है जिसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है? निश्चित तौर पे हमें एफएमसीजी में से स्टॉक सेलेक्ट करके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, बिकॉज एक जो मेरा मानना है कि जैसे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, पिछले 2 साल कोविड की वजह से लॉकडाउन अनलॉक में थे, अब ये साल है जब पूरा इकोनॉमी नॉर्मलाइज तरीके से चलेगी, तो हम एक देख रहे हैं कि काफी जोर से कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है। बिकॉज एक वो काफी पेंटअप डिमांड थी इकोनॉमी में और वो दिखाई दे रही है। जिस तरह की डिमांड ग्रोथ आ रही है, हर एक सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है, बिकॉज कंज्यूमर ने पिछले 2 साल में अच्छे से स्पेंड नहीं किया है, जो कि अब वो कर रहे हैं। तो इससे कंज्यूमर सेक्टर को काफी फायदा होगा, पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा राइट स्टॉक सिलेक्ट करने में, बिकॉज ये राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस की वजह से कुछ कमोडिटी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पे काफी इम्पैक्ट हुआ है। पर मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, पर सेक्टर आने वाले समय में अच्छा करेगा। जहां तक आईटीसी का सवाल है, आईटीसी के जो चैलेंजेस थे पिछले कुछ सालों में जिसकी वजह से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था, अब वो उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। उनके कोर बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है और हमें लगता हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है और इस स्टॉक में हमारी पोर्टफोलियो में हमारी ओनरशिप भी है। ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब, अपना व्यू, अपना ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।